बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उसने मुझे आदमखोर बनाकर मेरे साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है। अब मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो मेरी जरूरत नहीं थी, बल्कि ये उसकी जरूरत थी। आह, सबसे भयानक पहलू यही है मेरी जिंदगी का। मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन चांदनी रात में मेरी मजबूरियां अरूज को पहुंच जाती हैं और उस वक्त मैं गैर इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेता हूँ। बस यही एक कमी है मुझ में। अगर मुझे ज्ञान शक्ति मिल जाती तो हो सकता है उसे हासिल करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी इसी कमी को दूर करने की कोशिश करता। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब जरा गौर फिक्र से काम लेना होगा। मैं वो कुछ नहीं करूंगा जो वो चाहता है। और उसके बाद अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी तन्हाइयां दूर हो गई हैं। मेरे दिल में नेकियों के पौधे उगे थे। इंसान के साथ भलाई का तसव्वुर जागा था मेरे जहन में, और ये बात मैंने अच्छी तरह सोच ली थी कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहना चाहिए। जो कुव्वतें मुझे हासिल हो गई हैं, क्या ज़रूरत है कि उन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करूं। किसी की भलाई के लिए भी कुछ किया जा सकता है। कम अज़ कम मुझे अपनी इन कुव्वतों से फ़ायदा उठाकर किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये चीज़ मुझे इंसानों में मुमताज़ करेगी। मैं इंसान रहना चाहता था, देवता नहीं बनना चाहता था। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में चंद्रखंड ने मेरे साथ गलत सलूक किया था। अगर वो मुझे काबू में रखना चाहता था तो उसे मेरे साथ ताउन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन ये साबित हो गया था कि वो एक गंदी आत्मा है और सिर्फ बुराइयों से खुश रह सकती है। जो कुछ अब तक करता रहा था उसमें मेरी सोच शामिल नहीं थी, लेकिन ये शायद ब्यास ही की अकल थी। माजी में अगर भशम और ब्यास कुछ होंगे तो यकीनी तौर पर उनके दिल में भी यही ख्यालात जरूर जागे होंगे। और फिर सच्ची बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद ज्ञान शक्ति ना होने से मुझे ये अंदाजा नहीं हो सकता था कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। गोया अब तक चंद्रखंड ने जो कुछ किया है उसमें अपने तमाम मफादात को मद्दे निगाह रखा है। मैं अब उसका आलाकार नहीं बनूंगा। हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानों ही जैसा अमल करना चाहिए। जो खराबियां मेरे अंदर पैदा हो गई हैं, अब मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता, लेकिन जब उससे निजात मिले तो बाकी वक्त मुझे इंसानियत की भलाई के लिए सर्फ करना चाहिए। सिर्फ इस एहसास ने मुझे इस कदर फरहत बख्शी थी कि उससे पहले मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। मेरे जहन पर एक अजीब सा बोझ तारी रहा था, मेरे वजूद पर एक कहूलत सी सवार रहती थी। मैं बुरे से बुरा बनता जा रहा था। मैंने इंसानियत और शराफत के बारे में सोचना छोड़ दिया था, हालांकि ये मेरी फितरत का एक हिस्सा था। अब मेरे अंदर बहुत सी सोचें बेदार हो गई थीं। ताहद्दे निगाह वीराने बिखरे हुए थे और मैं उनमें सफ़र करता था। मैंने अपने अमल को भी इंसानों के अमल से मुशाबा करना शुरू कर दिया, और शायद मेरे अंदर ये तमाम सोचें अंजलि की मौत ने बेदार की थी। वो मासूम लड़की मुझे अब भी याद आती थी, लेकिन मैंने उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। ये कोशिश करूंगा कि आइंदा। ओहो, एक बात और भी तो ये है कि एक बार जब मुझे खून की तलब थी तो मैंने एक दरिंदे का खून पिया था और मैं सैराब हो गया था। क्या ज़रूरी है कि इंसानों का ही खून पिया जाए? अगर ये लानत मुझसे मुंसलिक हो ही गई है और मेरी ज़िंदगी उसकी मरहून मिन्नत है, तो फिर ये दूसरा अमल करके क्यों ना देखा जाए। ये भी ब्यास ही की अकल का नतीजा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल जून में वापस आता जा रहा था। काश मैं इंसानियत के लिए एक अच्छा आदमी बन सकूं। एक अजीब सी कैफियत बेदार हो गई थी मेरे दिल में। अब मुझे इंसानी आबादियों की तलाश थी। रास्ते की तवालत ने मुझे सोचने में मदद दी थी। चंद्रखंड गालिबन मुझसे इतनी दूर हो गया था कि अब वो मेरी सोचों को नहीं पा रहा था। वैसे उसने मुझे जो कुछ बना दिया था उसे वो खुद भी खोना पसंद नहीं करेगा। हो सकता है वो मेरे आसपास अपने जाल बिछाए। जो खौफनाक बातें वो कर गया था वो सोचने की थीं, लेकिन यहाँ भी वो मजबूर ही हो गया था, क्योंकि उसने मुझे
جسمانی قوتیں بخش دی تھیں، اب انہیں واپس چھیننا شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جہاں تک معاملہ رہا کرپان سنگھ ملودھا اور کرم چند وردھانی کا، تو دیکھوں گا اگر یہ دونوں میرے سامنے آئے تو یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ ان کی اپنی سوچیں کیا ہیں۔ ویسے بڑی عجیب بات تھی، مجھے تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے، اور یہ سب انسانی سوچ کا نتیجہ تھا۔ بہت سا سفر طے کر لیا اور اس کے بعد آبادیوں کے آثار ملنے لگے۔ مجھے ایک ندی نظر آئی جو سبک روی سے بہہ رہی تھی۔ میں اس کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ درختوں کی بہتات بھی تھی، لیکن ایک جگہ پہنچ کر میں رک گیا۔ یہاں مجھے ایک انسان نظر آیا تھا، پالتی مارے ندی کی جانب منہ کیے، آنکھیں بند کیے، خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، غالباً ایک دھوتی تھی جو اس نے اپنے برہنہ جسم کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا، اس نے آٹے سے اپنے گرد ایک سفید دائرہ بنایا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا۔ طویل عرصے تک انسانی آبادیوں سے دور رہنے کی وجہ سے مجھے انسانوں کے عمل سے کسی قدر ناواقفیت ہو گئی تھی، اور میں رفتہ رفتہ یہ بھول گیا تھا کہ انسان کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ ایک خاصا وقت اب میں نے انسانوں کے درمیان گزار لیا تھا، لیکن اب بھی بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جن کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں اس شخص کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزر گئی اور اس کے بعد اس شخص نے آنکھیں کھول کر ندی پر پھونک ماری اور پھر گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، ادھرم پکشو، ادھرم پکشو مل گیا، ہو گیا، مل گیا، کام بن گیا ہے، بھگوان تیرا لاکھ شکر ہے، میرا کام بن گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے سامنے آ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، ادھرم پکشو، ادھرم پکشو۔ اس دوران جو حرکتیں وہ کر چکا تھا انہیں دیکھ کر مجھے ہنسی آتی رہی تھی۔ اس وقت بھی مجھے ہنسی آ گئی۔ ایک سوکھا دبلا پتلا سا آدمی تھا، عمر 50 سال کے قریب ہوگی، پچکے ہوئے گال، سوکھا ہوا بدن، گھٹا ہوا سر، درمیان میں ایک چھوٹی سی دم سی اگی ہوئی، سفید دھوتی میں ملبوس میرے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا، لیکن کوشش یہ کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دلیر ثابت کر سکے۔ میں نے نرم لہجے میں اس سے کہا، کون ہو تم؟ تیرا مالک، تیرا ان داتا، تیرا سرتاج۔ اس نے جواب دیا، میرا؟ ہاں، تو ادھرم پکشو ہے نا؟ اگر میں ادھرم پکشو ہوں تو تم میرے مالک کیسے ہو گئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ لے جھک مار رہے ہیں ہم 40 دنوں سے کیا یہاں؟ ارے منتر پڑا ہے ہم نے، جاپ کیا ہے تیرے لیے، اور اب ہم سے کیسے ناک چڑھا کر پوچھ رہا ہے کہ اگر میں ادھرم پکشو ہوں تو تم میرے مالک کیسے ہو گئے؟ ارے ہم نہیں ہیں تیرے مالک تو اور کون ہے؟ میں دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، سوچ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ نام نہیں بتاؤ گے اپنا؟ میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ کہا نا، تیرے دھرم دیوتا ہیں ہم، نام ہے ہمارا تیجو مل۔ کیا سمجھا؟ تیجو مل؟ میں نے پوچھا۔ تو اور کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، تیجو مل، اصل میں تم سے ساری معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ادھرم پکشو کے لیے یہ ضروری ہے؟ ہاں، میں نے دوبارہ مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، پر ایک بات بتا۔ جی مہاراج۔ تو ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ بالکل نہیں۔ ہم پر وار تو نہیں کرے گا؟ نہیں۔ دوسری بات بتا۔ جی مہاراج۔ میں نے بھی اسی انداز میں کہا، کوئی سیدھا سادہ معصوم سا آدمی معلوم ہوتا تھا اور اس کی باتیں سن کر مجھے لطف آ رہا تھا۔ ہم جو کچھ کہیں گے تو وہی کرے گا نا؟ اگر کوئی ایسی واسی بات ہے جس سے تیرا من ہم سے بگڑ جائے تو ہمیں پہلے ہی بتا دے۔ نہیں مہاراج، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو ہر جگہ ہمارا ساتھ دے گا۔ بالکل میں آپ کا ساتھ دوں گا مہاراج۔ ہے بھگوان، ہے بھگوان، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ وہ ایک بار پھر سجدے میں گر گیا۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کیا چکر ہے، نہ جانے کیا قصہ ہے۔ باہر طور وہ اسی طرح سجدے میں پڑا رہا اور میں دائرے سے کچھ فاصلے پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کم از کم ایک انسان ملا تھا ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے۔ اگر میں اسی سے رابطہ رکھوں تو کیا برا ہے؟ نہ جانے بیچارہ کیا اول فول بک رہا تھا، نہ جانے اس کی کیا مشکل تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سجدے سے اٹھا اور اس نے اس طرح چونک کر مجھے دیکھا جیسے اس سے بڑی غلطی ہوئی ہو۔ مجھ سے نگاہیں ہٹا کر ہو سکتا تھا کہ میں اس دوران بھاگ ہی جاتا۔ پھر مجھے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا
میرے سامنے آ گیا۔ دیکھ بیر، ہم تجھ سے سب کچھ سچ بولیں گے، تو بھی ہمیں سب کچھ سچ سچ ہی بتا دیجیو۔ دیکھ، ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے انداتا ہیں، تیرے مالک ہیں، پھر ہم برے آدمی بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا خیال رکھے گا تو ہم بھی تیرا خیال رکھیں گے۔ جو باتیں تجھے بری لگیں ہمیں بتا دیجیو، بڑی مشکل سے ہم نے تجھے پایا ہے۔ آپ بالکل چنتا نہ کریں مہاراج، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سو تو ہے۔ اچھا تو سن، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ ارے کہا نا، تیجو مل نام ہے ہمارا، تیلی ہیں، ذات کے تیلی ہیں ہم۔ تیجو تلی، میں نے کہا، اور وہ ایک دم سے بگڑ گیا۔ تو بھی ہمیں یہی کہے گا کیا؟ کیا اور لوگ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں؟ تو اور کیا، سسروں نے ساری عزت اتار کے رکھ دی ہے، کوئی عزت سے بات کرے ہے ہم سے؟ میں سب کو ٹھیک کر دوں گا، آپ چنتا نہ کریں۔ سو تو ہے۔ وہ ایک دم سے مسکرا دیا، پھر بولا، تو کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ تیجومل مہاراج، میرا نام ادھرم پکشو کیسے ہے؟ لے، پھر کوئی اور نام ہے تیرا تو ہمیں بتا دے بھائی، ہم تجھے اسی نام سے پکاریں گے۔ آپ مجھے بیاس کہیں۔ بیاس؟ بیاس نام تو بڑھیا ہے، کیا تیرا یہی نام ہے؟ اچھا، ہم سمجھ گئے، تیرا اصل نام یہی ہوگا، ادھرم پکشو اسے کہتے ہوں گے اسے۔ ارے ہمیں کیا معلوم، دھرم آنند مہاراج جانے اور ان کا کام۔ یہ دھرم آنند مہاراج کون ہے؟ پورے 20 روپے دیے تھے ہم نے، پورے 20 روپے، سمجھا؟ 20 روپے پکے پکے چاندی کے۔ تب مہاراج نے ہمیں یہ جنتر منتر بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تیجو تلی 20 روپے نکال تو ایک کام کی بات بتائیں تجھے۔ بھیا 20 روپے تو ہمارے لیے بڑے مشکل تھے، پر گھر والی کو بھگوان سدا رکھے، 14 روپے جمع کیے تھے اس نے پورے، سارے جیون کی کمائی وہی تھی اس کی۔ 14 روپے اس نے نکال کر دیے ہمیں، اور 6 روپے ہم نے کر لیے۔ تیل بیچا سستے داموں، سو یہ 20 روپے ہم نے دے دیے دھرم آنند مہاراج کو۔ تب دھرم آنند مہاراج نے ہمیں منتر بتایا، کہنے لگے، تیجو 40 دن یہ منتر ندی کے کنارے بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور تو سمجھ لے ادھرم پکشو تیرا، اور اگر ادھرم پکشو کسی کو مل جائے تو سمجھ لے سنسار اسے مل گیا۔ سو بھیا، بیاس نام بتایا ہے نا تو نے اپنا؟ ہاں۔ تو بیاس، اب تو بتا کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں۔ اچھا، تو جب منتر پڑھتے ہیں تو ادھرم پکشو مل جاتا ہے، اور پھر ادھرم پکشو سارے کام کرتا ہے، یہی بات ہے نا؟ تو اور کیا۔ اچھا تو یہ بتا دے کہ کیا کیا کام کر سکتا ہے تو؟ ادھرم میرا مطلب ہے بیاس۔ مہاراج، آپ کے وہ سارے کام کر سکتے ہیں ہم جو آپ نہ کر سکیں۔ ہمیں مال و دولت لا کر دے سکتا ہے؟ نہیں، مال و دولت آپ کو لا کر نہیں دے سکتا، لیکن ایسے کام کر سکتا ہوں جو آپ کے لیے مشکل ہوں۔ چل ٹھیک ہے، مال و دولت کی تو ہمیں ویسے بھی چنتا نہیں ہے، اگر ہمارا تیل کا کام ہی صحیح چل جائے تو سمجھ لے مال و دولت تو ہم خود کما لیں گے۔ اصل میں ہمارا کوئی بیٹوا نہ ہے، کیا سمجھا؟ منش کا اگر بیٹا ہوتا ہے تو اسے بڑا سہارا ہوتا ہے، پر کیا کریں، لونڈیاں ہیں 2 اور کوئی بھی نہیں ہے، کمزور ہیں، لوگ مارے ہیں، چھین لے ہیں۔ اب 20 گنیاں چھینی ہوئی ہیں ایک ساہوکار نے ہماری۔ 20 گنیاں؟ تو سوچ ذرا، 20 گنیاں منش جیون بھر کما سکے ہے دوبارہ؟ ارے بچپن کی کمائی تھی ہماری، پتا جی نے دی تھی ہمیں، کہنے لگے کہ دیکھ تیجا، انہیں خرچ مت کریو، تیرا کوئی بیٹا ہو تو اس کے لیے رکھ لینا، اس سے بھی یہی کہہ کے جانا کہ وہ ان گنیوں کو خرچ نہ کرے، اور اگر مجبوری ہی ہو کوئی ایسی بری پڑے کہ تو کچھ نہ کر سکے تو پھر گنیاں ہوئے ہیں اسی لیے کہ منش انہیں استعمال کرے۔ اب دیکھو نا، 2 بیٹیاں ہیں ہماری، دونوں کی دونوں سسری جوان ہو رہی ہیں، یہ لمبی بیل جیسی ہو گئی ہیں، پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اگر تو ہمیں مل گیا ہے بیاس تو کم از کم ساہوکار سے ہماری 20 گنیاں تو لے کر ہمیں واپس دے دے گا نا؟ اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ لے تو اور کیا چاہیے؟ ارے جس سسرے کا من کرے ہے ہمارے 5 جوتے لگائے جاتا ہے، ہمارے شریر کمزور ہے، ہم بھلا کسی سے مقابلہ کیسے کر سکے ہیں؟ پر تو اب ہمارا بیر ہے نا؟ ہاں ہوں، میں نے جواب دیا، اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ میں نے جس مقصد کے لیے قدم اٹھایا ہے اس کے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میں ایک کمزور انسان کے کام آ جاؤں تو اس سے زیادہ من کی شانتی اور کہاں مل سکتی ہے؟ اور پھر یہ سیدھا سادہ انسان جو کمزور ہے اور اپنی زندگی کے لیے کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا، میں اس کے لیے سہارا تو بن سکتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلے گا؟ چلوں گا تیجو مہاراج، آپ کا بیر ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا کہا تو نے تیجو مہاراج؟ ہاں۔ ارے جیتا رہے، سکھی رہے، بھگوان کرے۔ ارے ہمیں تو آج تک کسی نے تیجو بھی ٹھیک سے نہیں کہا، اور تو کہہ رہا ہے تیجو مہاراج؟ آپ میرے انداتا ہیں نا؟
अरे ना ही रे, अब तो मन न करे है तुझे अपना बैर कहने को। अरे बिटवा, हमारा कोई बेटा ना ही है ना। तू कुछ भी है पर भगवान तुझे सुखी रखे। हट्टा कट्टा है, अच्छी सूरत का मालिक है, देखने में ही मन को सुंदर लगता है। अरे भाई महाराज कह लिया कर बस हमें, हम ना ही तेरे अन्नदाता, बस हमारे कुछ काम कर दे, हमारा जीवन सुधर जाए, बस इसके सिवा कुछ ना चाहिए हमें। आप चिंता ही ना करें तेजू महाराज, बस यूं समझ लें कि अब आपके दलदर दूर हो गए। अरे खुशी से मर न जाएं हम, ऐसी बातें भगवान की सौगंध जीवन भर न सुनी। तो चल अब हमारे साथ, चल और हमारे काम आ। देख भैया, छोटा सा घर है हमारा, कोलू लगा हुआ है बीच सहन में। 2 कमरे हैं, एक में छोकरियां रहती हैं और दूसरे में हम पति पत्नी। पर हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा है और एक तरफ इमली का पेड़ बड़ा घना है, उसके नीचे हम चारपाई डाल देंगे तेरे लिए, बस वहां आराम करियो। ठीक है? ठीक है, उन बातों की तुम फिक्र मत करो तेजू महाराज। तो फिर चल आजा। अरे आज हमें यूं लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी जीवन भर की तपस्या स्वीकार कर ली हो। सामीन कराम, आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अरे धर्म आनंद महाराज, भगवान तुम्हारा भी भला करे। 20 रुपए तो ले लिए तुमने, पर काम बहुत बड़ा कर दिया। तेजू तेली खुशी से दीवाना हो रहा था और मैं मवाजना कर रहा था अब तक गुजरे हुए वाकयात का। माजी में जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ, वो गुजरी हुई बात थी। हर इंसान को आने वाले लम्हात का तजस्सुस होता है। शायद मुझे भी आने वाली जिंदगी से ही दिलचस्पी हो गई थी। जो छोड़ दिया था वो छोड़ दिया था, जिसने जो कुछ किया था वो उसका काम था। शायद मेरे लिए यही रास्ते थे। फासले तय करता हुआ उस आबादी में दाखिल हो गया जो अच्छे खासे मकानात पर मुश्तमिल थी। मुख्तलिफ तबके नजर आ रहे थे। कुछ मकानात लाल ईंटों से बने हुए पक्के खूबसूरत, कुछ कच्ची मिट्टी से बने हुए, और उन्हीं में जगह जगह झोंपड़े नजर आ रहे थे। अतराफ खेत बिखरे हुए थे जिनके दरमियान जगह जगह दरख्त थे। सरसब्ज इलाका था, निगाहों को भी भला मालूम होता था। गरीब लोगों की बस्ती, इक्का दुक्का दुकानें जिनमें ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान की खरीदो फरोख्त होती थी। इंसानी ज़िंदगी से एक तवील अरसे दूर रहने के बाद अब एक बार फिर इंसानी ज़िंदगी का तज्जिया करने का मौका मिल रहा था। एक तरफ वो खाना बदोश कबीले थे जो किसी भी जगह क़याम करके अपनी बस्तियां आबाद कर लिया करते थे, और दूसरी तरफ ये आबाद बस्तियां, मैंने महलात भी देखे थे। इंसानों की ज़िंदगी मुख्तलिफ अंदाज में गुजरती है, कहीं भी यकसानी नहीं होती। हर एक का अपना तर्ज ज़िंदगी है और वो हालात के मुताबिक वक्त बसर करता है। अगर वाकई मुझे एक तवील ज़िंदगी मिल गई है तो इस ज़िंदगी का तज्जिया करने में मुझे बहुत लुत्फ़ आया था। बहरहाल इस वक्त तो मैं तेजू तेली का बैर था, जिसे उसने जंतर मंतर पढ़कर काबू किया था और जिसके लिए किसी झूठे साधु महाराज धर्म आनंद ने 20 रुपए वसूल किए थे। इससे बहरहाल वो भैया अपना काम दिखा गए थे, लेकिन तेजू तेली का भी काम हो गया था। वो मुझे लिए हुए अपने छोटे से कच्चे मकान के पास आ गया। दरवाजे पर खड़े होकर बोला, ये है हमारा घर। बहुत पहले भैया अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी हमारी। पुरखों की छोड़ी हुई जमीन है, बस लेप लाप कर इस काबिल बना देते हैं हमेशा के सावन के मौसम को संभाल ले। बाकी सब ठीक ठाक है। सावन के मौसम को संभालने का क्या मतलब है? मैंने सवाल किया। भैया जब बारिशें होवे हैं ना तो झड़ी लग जावे है, और जब झड़ी लगे है तो पानी जमीन के नीचे चला जावे है। फिर गिरे हैं दीवारें, बस घर की दीवारें मजबूत होना तो समझ ले सब ठीक होता है। मैंने मुस्कुरा कर गर्दन हिलाई। बड़ी अच्छी बात कह गया था वो, घर की दीवारें मजबूत हों तो सब ठीक होता है। वाकई बड़ा फलसफियाना जुमला है। उसने दरवाजे की कुंडी खड़काई और एक मुस्बत शबाब ने दरवाजा खोल दिया। लहंगा और चोली पहने हुए थी, सर पर ओढ़नी भी थी, चेहरा जैसे गुलाब के फूल की मानिंद खिला हुआ, बदन परवाज के लिए तैयार, क़यामतें शोरीदा सर, अपने आप से बेपरवाह मेहनतों का समर अपने वजूद में सजाए हुए पहले बाप को देखा, फिर मुझे, और फिर झिझके हुए से अंदाज में पीछे हट गई। आजा, ये रूपा है मेरी बड़ी बेटी, इससे छोटी शिल्पा है। दोनों ही बड़ी नटखट हैं, देखने में तो लगे हैं सीधी सादी, पर भैया इनकी क्या बात करूं तुझसे, आफत की परकालाएं बड़े बड़ों के कान काटे हैं। रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया, वापस पलटकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर जाने लगी। मैंने घर के सहन को देखा,
सामने रसोई बनी हुई थी, दूसरी ज़रूरियात के भी छोटे छोटे हिस्से थे और दो कमरे, वसीओ अरीज सहन जिसके बीचों बीच एक खास किस्म की चीज़ पड़ी हुई थी। गालिबन उसे ही ये शख्स कोलू कहता था। बहरहाल इमली का वो दरख्त जिसका उसने हवाला दिया था इतनी वसअतें रखता था कि मैं आराम से उसके नीचे ज़िंदगी गुजार सकूं, और फिर ज़िंदगी गुजारने का तो कोई तसव्वुर भी नहीं था मेरे जहन में। बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि मुझे थोड़ा सा वक्त गुजार कर तेजू तेली के मामलात को सुधारना था, और मैं ये समझता था कि ये भी मेरी जिंदगी का एक खासा दिलचस्प तजुर्बा होगा। रूपा अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक उम्र रसीदा औरत जिसके चेहरे मेहरे से ही अंदाजा होता था कि तेजू की बीवी है, हाथ में झाड़ू लिए बाहर आ गई। आंखें कहर बरसा रही थीं। मुझे देखा, फिर तेजू को देखा और अजीब से लहजे में बोली, आज जल्दी कैसे आ मरे? अरे अरे, ऐसी बातें करते हैं बसंती, और वो भी हाँ हाँ, कौन है ये महाराज? कौन महाशय हैं ये? अरे अरे, तुझे लड़ने के सिवा और कुछ आवे है? आता तो बहुत कुछ था, पर क्या करूं, अब यही भाग रह गए हैं। कौन हो भैया तुम? कहाँ से आए हो इसके पीछे पीछे? ये तो निकम्मा है, काम का ना काज का, बस हमारे जीवन को रोग लग गया है। पर तुम कौन हो भैया? किसी काम से आए हो या ये बहला फुसला कर तुम्हें ले आया है? देख बसंती, होश में आ जा। अरे जान ना पहचान लग गई बड़बड़ करने। बस समझ, सारे दलदर दूर हो गए तेरे। सबसे बड़े दलदर तो तुम ही हो हमारे लिए। तेजू महाराज, तुम दूर हो जा तो शायद जीवन में कोई अच्छी बात हो जाए। देख रहे हो देख रहे हो, पर दोष इसका नहीं, सच ही तो कह रही है बेचारी। इतनी परेशानियां उठाई हैं मेरे साथ, इतने कष्ट उठाए हैं इसने कि अब उसकी जुबान ही सड़ कर रह गई है। ऐसी ही बातें निकलती हैं ब्यास भैया इसके मुंह से। तुम चिंता मत करना इस बात की। नहीं तेजू जी, मैं भला इस बात की चिंता कैसे करूंगा? हाँ, बावली तो कह ही चुका है ये हमें, पर तुम अपनी कहानी सुना दो। कैसे आए हो? कोई काम है? अरे हमसे पूछ, चल अंदर चल। अंदर चल कर बातें करेंगे। देख, फजूल बातें मत कर, जो मैंने तुझसे कह दिया है वो ही कर। चल अंदर चल। प्यास भैया, जरा इमली के पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी तुम्हारी चारपाई लेकर आता हूँ। तेजू ने बीवी के शाने पर हाथ रखा और जरा जोर से उसे धकेला। उसने पलटकर गुस्सीली निगाहों से तेजू को देखा तो तेजू उसे जोर से धक्का देता हुआ बोला, अब जो मैं कह रहा हूं वो कर। क्या फायदा, पैर की इज्जत हाथ में ले लूं? बीवी गालिबन पैर की इज्जत को हाथ तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। चुनाचे वापस चलकर उस बड़े से कमरे में दाखिल हो गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। रूपा दूसरे कमरे में पहुंची थी और मैंने महसूस कर लिया था कि कमरे में बनी हुई छोटी सी खिड़की से दो चेहरे झांक रहे थे। रूपा को देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ था। बाहर तो खूबसूरत लड़की थी, लेकिन ये ख्याल भी फौरन ही दिल में आता था कि एक गरीब की इज्जत है। इज्जत गरीबों ही में हुआ करती है, बाकी लोग तो शायद इन तमाम चीज़ों की परवाह भी नहीं करते। मैं राजमहल में राजाओं महाराजाओं के घरानों को देख चुका था। इमली के पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह थी। मैं वहां बैठ गया और इमली के बड़े से तने से पुश्त लगाकर सोचने लगा कि यहाँ इस आबादी में गुजरने वाले वाकयात काफी दिलचस्प होंगे। तेजू महाराज के मुज़ाकरात का दौर अंदर चल रहा था और उसके नताइज बरामद होने वाले थे। वैसे मुझे अंदाजा हो गया था कि धर्मपत्नी जी काफी तेज हैं। पता नहीं तेजू महाराज जी की उनके सामने कुछ चलेगी या नहीं। अब ये उनका मामला था। मैं यहाँ तक आ गया था तो चाहे इस अहाते के अंदर रहने की जगह मिले या ना मिले, मुझे उनके काम तो सर अंजाम देना ही थे। लेकिन सूरत हाल किसी बेहतर मोड़ पर आकर ख़त्म हुई थी। तेजू महाराज बाहर निकले और पीछे धर्मपत्नी, दोनों के दोनों कमरों के अकबी हिस्से में चले गए थे। धर्मपत्नी जी तो वापस आ गई थी। तेजू महाराज अलबत्ता कुछ देर के बाद एक चारपाई कंधे पर लादे हुए पीछे से बरामद हुए। गोया मेरी यहाँ रिहाइश को कबूल कर लिया गया था। चारपाई इमली के पेड़ के नीचे बिछा दी गई। तेजू महाराज बोले, अदवाइन कस के लाया हूँ, ढीली पड़ी हुई थी सुसरी। अरे बसंती, आ गई चारपाई, दरी चादर ले आ। मैली सी दरी और उस पर चादर बिछा दी गई। मैंने हंसकर कहा, आप तो इस तरह मेरी सेवा कर रहे हैं महाराज जैसे मैं आपका मेहमान हूँ। अरे भैया, बुरा मत मानियो हमारी किसी बात का। भगवान की सौगन, समझ में ही ना आवे है कि किसका साथ क्या करना चाहिए। हम तो इसी बात पर हैरत खा रहे हैं कि तू हमारा बैर है, पर जो कुछ भी है रह तू आराम से। अरे ये थोड़ी है कि हम बैर समझकर तुझे बेइज्जत करें, मेहमान ही है हमारा। बसंती रानी अब भी कड़ी निगाहों से मुझे घूर रही थी। गालिबन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया था कि तेजू जैसा नकारा आदमी भी कोई मंत्र पढ़कर किसी बैर को कब्जे में कर सकता है। न जाने
बेचारी दिल में मुझे क्या समझ रही थी। खैर अब जो कुछ भी है गुजारनी ही पड़ेगी। कुछ देर के बाद वो अंदर चली गईं तो तेजू बोला, क्या खाएगा भैया, क्या खावे है हमें बता दीजियो। हम गरीब आदमी हैं, तेरी ज्यादा सेवा तो नहीं करेंगे, पर जो भी दाल दलिया भगवान ने दिया है तू भी खा लिया कर। दाल दलिया ही खाता हूं तेजू महाराज, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। सुसरी को तैयार तो कर लिया है कि पूरियां और आलू की तरकारी पका ले। खोपड़ी घूम गई तो बात दूसरी है, वरना तरकारी बड़ी बढ़िया पकाती है। अरे दोनों छोकरियां कहाँ मर गईं? अरे रूपा शिल्पा कहाँ कमरे में घुसी हुई हो? तुम बाहर निकलो, रसोई में काम करो। दूध पिएगा ब्यास? नहीं महाराज, इस वक्त कोई चीज नहीं चाहिए। बता दीजियो भैया जो भी चाहिए तुझे, तेजू ने कहा और फिर मुझसे इजाजत लेकर उठ गया। मेरा दिल लम्हा लम्हा उसके लिए पिघल रहा था। बड़ा मासूम सा आदमी था, न जाने क्या क्या सोचें मेरे जहन पर हमला आवर हो गईं और मैं चारपाई पर दराज हो गया। बहुत से ख्यालात आ रहे थे। अब जिंदगी की डगर पूरी तरह बदल जानी चाहिए। एक तरह से आशीष भगवंत से राब्ते खत्म ही हो गए हैं। उस शख्स ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है और उस पर अमल भी करता रहा है। मेरे लिए उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये एहसास हो सके कि उसे मेरी ज़ात से भी कोई दिलचस्पी रही है। अजीब सा शख्स निकला वो। बाकी रहा उसके दो दुश्मनों का मामला, तो दुश्मनी उनकी उससे है, मुझसे तो नहीं। और अगर वो मेरे शनासा हो भी चुके हैं तो ठीक है, अगर कभी सामने आएंगे तो देखा जाएगा। ये नई जिंदगी मुझे उस वहशतनाक जिंदगी से ज्यादा अच्छी लग रही थी। आखिर इंसान था और इंसानियत की सोचों से ज्यादा दूर नहीं हट सका था। लड़कियां बाहर निकल आईं और काम में मसरूफ हो गईं। मैंने उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जहन में ख्यालात तो शायद किसी जवान उम्र के जानवर के भी आते होंगे और वो अपने तौर पर कुछ सोचता होगा, लेकिन अब जो नई कैफियत दिल में बेदार हुई थी उसमें इंसानियत के थोड़े से जज्बे भी थे। कम से कम ऐसे लोगों को भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो इस कदर बेजरर और मासूम हो। चुनाचे उसके लिए मुझे अपनी तरबियत करना पड़ेगी। लड़कियों पर मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। फिर पूरियां तलने की खुशबू उड़ने लगी। इंसानी सिफात अब भी मेरे अंदर मौजूद थीं। हर चीज से पसंद या नापसंद का रिश्ता कायम था। तेजू ने मुझे खाने पर मदऊ कर लिया और वहीं सादगी से जमीन पर चादर बिछाकर खाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब हम खाना शुरू भी न कर पाए थे कि किसी ने दरवाजे की जंजीर बजाई और तेजू की धर्मपत्नी बसंती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। आने वाला एक पस्ता कामत शख्स था जिसकी धोती तोन से काफी नीचे बंधी हुई थी। ऊपर से उसने एक बंडी किस्म की चीज पहनी हुई थी। सर घुटा हुआ था। अजीबो गरीब शख्सियत थी। पीछे चार आदमी और थे जो कांधों पर बोरियां लादे हुए अंदर आए थे। पस्ता कामत शख्स ने तेजू को देखा और उसके करीब पहुंच गया। 6 मन अलसी है तेजू, कब तक तेल निकाल कर दे देगा? अरे भैया जब तुम कहोगे, हम तो मेहनती आदमी हैं, जितनी जल्दी काम कर सके अच्छा है। बैल किराए पर ले लीजियो, जल्दी काम हो जाएगा, मुझे बहुत जल्दी उसका तेल चाहिए। ठीक है भैया तू चिंता मत कर, तू ये बता कि तुझे कब तक चाहिए ये तेल? बस जब भी निकाल ले मुझे फौरन खबर कर दीजियो, मगर जितनी जल्दी काम हो अच्छा है। ठीक है, ये कौन है? हमारा रिश्तेदार है, बस अब तुम जाओ, तेजू ने कहा और वो शख्स लालच भरी निगाहों से पूरियों को घूरता हुआ बाहर निकल गया। साथ ही उसके वो दूसरे आदमी भी निकल गए थे। तेजू कानों को हाथ लगाकर बोला, भैया ये मत समझियो कि हम कमीने हैं। अगर उसे बिठा लेते पूरियां खाने के लिए तो सारे घर की पूरियां खा जाता और डकार ना मारता। लोग उसके सामने खाना खाने से डरे हैं, बहुत खुराक है इसकी। चलो तुम खाना खाओ। टल गई बला, अच्छा हुआ। ये क्या है? मैंने सवाल किया। अरे हमारा यही काम है, अब ससुरे बैल तो हैं नहीं जो कुछ करें हैं। उस पर मन भी रोए है, क्या करें भैया, तकदीर का लिखा है। मतलब? अरे तुम खाना खाओ, छोड़ो। ये अलसी है और वो बनिया है जो अलसी का तेल बेचता है। ये तेल हम निकालते हैं। अब वो 6 मन अलसी दे गया है, उसकी मजदूरी मिल जाएगी हमें भैया, दाल रोटी चल जाएगी, तुम खाना खाओ। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। तेजू के इस अहाते में मेरी पहली शाम गुजर गई और रात आ गई। अभी तक उस बेचारे ने मुझसे कोई काम नहीं लिया था। वैसे भी मैं ये नहीं जानता था कि ये बैर वैर क्या होता है, बस बहुत थोड़ी सी मालूमात थी। उसी सिलसिले में मैंने उसी के सहारे अमल करते हुए उसके कहने पर अपने आप को उसका बैर जाहिर कर दिया था। अब उसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं था। रात को न जाने क्या क्या सोचता रहा और फिर दरख्त के ठंडे पत्तों के नीचे
نیند نے میری آنکھوں میں بسیرا کر لیا۔ بڑا پرسکون سویا، لیکن بہت صبح کچھ غیر معمولی آوازیں سن کر آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ایک عجیب تماشا ہو رہا تھا۔ تیجو کی دونوں بیٹیاں وہ چیز جسے تیجو نے کولو کے نام سے پکارا تھا اسے پکڑے ہوئے ایک دائرے میں گھوم رہی تھیں۔ تیجو بھی جاگ رہا تھا اور اس کی بیوی بھی۔ تیجو بھی دونوں بچیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی بیوی کولو کے اندرونی حصے میں وہ چیز ڈال رہی تھی جسے انہوں نے السی کا نام دیا تھا۔ گویا اس کا تیل نکلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن لڑکیاں جس طاقت کے ساتھ اس کولو کو کھینچ رہی تھیں اسے دیکھ کر میرے دل میں رحم کے جذبات ابھر آئے۔ میں چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ ان لوگوں نے ابھی میری جانب توجہ نہیں دی تھی۔ دونوں لڑکیاں پسینے پسینے ہو رہی تھیں، ان کے چہرے تمتما رہے تھے، لیکن وہ مسلسل کولو گھسیٹ رہی تھیں۔ میں نے ان کے پیروں کی جانب دیکھا۔ پیروں میں کپڑے کے گودڑ بندھے ہوئے تھے تاکہ پیر زخمی نہ ہوں۔ میرے دل میں رحم کی ایک لہر اٹھی اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔